गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। कल हम लोगों ने कफन कहानी पढ़ी थी और आज हम पुरस्कार कहानी पढ़ेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर और हिंदी फर्स्ट ग्रेड में लगी हुई है और भी कई हिंदी के एग्ज़ाम में वहाँ ये कहानी लगी हुई है। तो कोशिश रहेगी कि इसके बाहर क्वेश्चन ना आए। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। पुरस्कार कहानी किसकी है भाई? पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो इनका जन्म सबसे पहले ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ 30 जनवरी 1889। जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889। कहाँ पर? काशी के एक वैश्य थे और सुगनी साहू घराने में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, वैश्य भी आते हैं, सुगनी साहू भी नाम आता है और कब हुआ ये भी आता है। और मृत्यु कब हुई इनकी? 15 नवंबर 1937। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये अपने हिंदी साहित्य में भी लगते हैं जयशंकर प्रसाद, और जो गद्य वाला भाग है उसमें भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी था। परिवार इनका शैव था, शिव नहीं शैव, जो शिव को मानते वही शैव है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। परिवार इनका शैव था और प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित भी थे। और ये 13 साल के थे जयशंकर प्रसाद तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने 3 शादियाँ करी थी जयशंकर प्रसाद ने, और एक इनका तीसरी पत्नी से पुत्र हुआ था रतन शंकर। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। पूछ ले जयशंकर प्रसाद की भाषा कैसी है, तो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। और प्रसाद प्रेमचंद युग के कहानीकार है। कौन से युग के? प्रेमचंद युग के कहानीकार है जयशंकर प्रसाद। इनके काव्य में क्या क्या मिलता है? कल्पना की मनोरमता मिलती है, भावुकता मिलती है, भाषा शैली की प्रौढ़ता इनकी रचना में देखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये ऐसे वो क्वेश्चन होते हैं ना कि जयशंकर प्रसाद के बारे में कौन सा कथन गलत नहीं है, तो वो जो हार्ड क्वेश्चन माने जाते हैं वो आपके इससे हो जाएंगे। इनकी रचनाओं में कल्पना की मनोरमता, भावुकता, भाषा शैली की प्रौढ़ता इनकी रचना में देखी जा सकती है। आगे देखो, प्रसाद भाववादी व्यक्तिपरक विचारधारा को प्रसाद ने आगे बढ़ाया और सांस्कृतिक नव जागरण के पहलू पर भी जयशंकर प्रसाद ने बल दिया था। दार्शनिक चेतना और अपने इतिहास बोध के लिए भी जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध हैं। और मूलतः ये कवि थे, लेकिन इन्होंने सारी रचनाएं करी, नाटक भी लिखे थे इन्होंने, लेकिन ये मूलतः क्या थे? कवि थे। क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि प्रसाद मूलतः कवि थे, लाइन थी वो, तो ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। आगे देखो आप, संस्कृत के प्राचीन साहित्य का ज्ञान इन्हें दीनबंधु ब्रह्मचारी से मिला था। किनको? जयशंकर प्रसाद को। तो ये गुरु ही समझ लो आप इनके। और इनकी पहली कहानी कौन सी है? ग्राम है, जो 1911 में आई। और अंतिम कहानी कौन सी है जयशंकर प्रसाद की? सालवती। पहली कहानी ग्राम जो 1911 में आई, अंतिम कहानी सालवती जो 1936 में आई। तो इनके कुछ काव्य रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। फिर इनकी एक रचना है कानन कुसुम, फिर महाराणा का महत्व, चित्राधार, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये इनकी सारी कविताएं हैं किनकी? जयशंकर प्रसाद की। आगे देखो, इनके नाटक भी इम्पोर्टेंट है सारे ये। राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और दुर्स्वामिनी। इनके नाटक के जो है ना संवाद यानी डायलॉग्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। दुर्स्वामिनी का हो गया, स्कंदगुप्त का, चंद्रगुप्त के और राज्यश्री, इनके जो डायलॉग्स है ना वो इम्पोर्टेंट है। और ये डायलॉग्स आपको सरस्वती पांडे नाम की एक बुक है उसमें मिल जाएंगे, ये आपको देखना है मेरे हिसाब से स्पेशल रूप से। आगे देखो, उपन्यास कौन कौन थे जयशंकर प्रसाद के? एक उपन्यास इनका कंकाल, एक तितली और एक इरावती। ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। अपूर्ण उपन्यास का अलग से ही क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास अपूर्ण नहीं है। जैसे एक इनका दे दिया, एक मंगलसूत्र दे देंगे, वो इनका किनका है? प्रेमचंद का। एक आध कोई और दे देंगे और एक पूर्ण उपन्यास दे देंगे, तो छंटनी वाले क्वेश्चन होते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना भी कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, कौन सी कहानी लंबी है, कौन सी कविता लंबी है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर इनका एक निबंध है काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये जयशंकर प्रसाद का निबंध है। फिर इनका संग्रह, इन संग्रह का इसका क्रम पूछा जाता है, कई बार मैंने देखा ये क्रम आता है, तो क्रम ध्यान में रखना है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनका है संग्रह। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और ये है ना पुरस्कार आंधी और मधुआ, ये आंधी संग्रह में है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि अपने पुरस्कार सिलेबस में स्पेशली लगी है।
तो ध्यान रखना। आंधी में पुरस्कार, आंधी और बदवा नामक इनकी कहानियाँ हैं। आगे देखो आप, प्रेमचंद और प्रसाद में एक तुलनात्मक अंतर देख लेते हैं। तो प्रेमचंद बहिर्मुखी कवि थे, लेकिन प्रसाद कैसे थे? अंतर्मुखी। प्रेमचंद ने समाज में क्या घटित हो रहा है वो उस पर लिखा, लेकिन प्रसाद ने व्यक्ति मन की भावनाओं, चित्रण व लघुता के प्रति दृष्टिपात की अवधारणा प्रस्तुत करी। प्रेमचंद आर्थिक विषमता, वर्ग संघर्ष का चित्रण करते हैं, जबकि प्रसाद ऐतिहासिक स्वच्छंदता, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक नवजागरण की प्रवृत्तियों पर बल देते हैं। आगे देखो, प्रेमचंद आर्थिक साम्य पर बल देते हैं, जबकि प्रसाद आत्मिक साम्य पर बल देते हैं। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, जो समीक्षात्मक क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये यहीं से आते हैं। प्रेमचंद की भाषा आम हिंदुस्तानी है, जबकि प्रसाद की भाषा संस्कृतनिष्ठ तत्संप्रदान साहित्यिक खड़ी बोली है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर ये इनकी पुरस्कार कहानी पूछ ले कहाँ से ली गई है, तो आंधी संग्रह से ली गई, हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। ठीक है। फिर कहानी या उपन्यास के तत्व कितने होते हैं? 6, और अब आजकल 7 भी माने लगे, तो ध्यान रखना। ये शीर्षक एक नया तत्व जुड़ गया है। और फिर कथानक ये जो कहानियाँ पढ़ेंगे, इसके कहानी के कथानक में ऐतिहासिकता व कल्पना का मिश्रण है। फिर पात्र या चरित्र चित्रण, इस कहानी में मधुलिका का अंतर्द्वंद दिखाया गया, राष्ट्र प्रेम और खुद का प्रेम किसको मतलब सर्वोच्चता दे, ऐसा इसमें दिखाया गया है। फिर समाज योजना, कथोपकथन, जो करेक्टर आपस में बातें करते हैं। फिर देश काल और वातावरण, समय स्थान व परंपरा का वर्णन किया है। भाषा शैली कैसी इस कहानी की? संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली, नाटकीय एवं कवितामयी भाषा है। और इस कहानी का उद्देश्य क्या है? कर्तव्य व भावना का अंतर्द्वंद इस कहानी में दिखाया गया है। और इस कहानी में कौशल का वर्णन है, जिसकी राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। और पूरी कहानी इसी श्रावस्ती के आसपास ही घटित होती है। फिर इस कहानी का उद्देश्य क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस कहानी में राष्ट्र प्रेम व स्व प्रेम में से राष्ट्र प्रेम को प्राथमिकता देती है मधुलिका, खुद के प्रेम को त्याग कर प्राथमिकता किसको देती है? राष्ट्र प्रेम को। कैसे देती है, हम ये कहानी पढ़ेंगे जब आपके क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सारांश यही है, अगर अच्छा एग्जामिनर होगा ना, तो वो क्वेश्चन यहीं से दे देगा। और इसकी विशेषता क्या? आत्मगौरव व स्वाभिमान सर्वोपरि माना गया है इस कहानी में। आधुनिक युवाओं पर व्यंग्य किया गया, क्योंकि आज के युवा क्या करते हैं? मौज मस्ती के लिए अपनी ज़मीन तक बेच देते हैं, लेकिन अपने पुरखों की ज़मीन के पैसे नहीं लेती है। कौन? मधुलिका। लेकिन आजकल के युवा कैसे हैं, उन पर भी व्यंग्य क्या है इस कहानी के माध्यम से। और क्या है? भावना व कर्तव्य में से मधुलिका ने किसको चुना? कर्तव्य को चुना, ना कि भावना को। भावना अरुण के साथ जुड़ी थी, लेकिन इन्होंने अपने कर्तव्य को चुना, देश हित को सर्वोच्चता दी मधुलिका ने। और भाषा इस कहानी की कैसी है? तत्संप्रदान है। और इस कहानी में उत्तर वैदिक कालीन घटना का चित्रण है। कौन से काल की घटना है? उत्तर वैदिक कालीन घटना का चित्रण है। तो हम समीक्षा भी साथ में देख रहे हैं, है ना। तो आपके इंटरव्यू तक की चीज़ें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करो, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा देखेंगे तो हमारा भी मनोबल रहेगा कि भी थोड़ा और करवाएंगे। 15-20 लोग देखते हैं, मैं सोचता हूँ जाने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, मैं एक चीज़ कह देता हूँ आपको, आप बड़ी बड़ी फीसें भर के भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो हम यहाँ कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो अच्छी बात है, नहीं देखो तो कोई दिक्कत है नहीं। आपने तो क्या लॉस है, हमें तो सरकार दे रही है ना, हर महीने मैसेज आ ही जाता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिट। और आप भी इसी मैसेज के लिए पढ़ रहे हो। अच्छे से पढ़ो आप, और जल्द आप सिलेक्शन लो। आगे देखो आप, ये इसका कहानी का सारांश है। सारांश हम बाद में देखेंगे, चलो सारांश थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इस कहानी में एक अरुण नाम का करेक्टर है, जो मगध का क्या है? राजकुमार है। ठीक है। और इस कहानी में पूजन किसका होता है? इंद्र का, भगवान श्री इंद्र का इसमें पूजन होता है। और मधुलिका कौन है इस कहानी की? जो केंद्रीय पात्र भी समझ सकते हो आप, ये सिंह मित्र की कन्या है। और सिंह मित्र कौन है? जो वाराणसी युद्ध में काम आए थे। ठीक है। और मधुक वृक्ष यानी वट वृक्ष, बरगद के नीचे ये मतलब अरुण से मिलती है। ठीक है ना। और मुंडेर पर कपोती नाम का एक पक्षी आता है। क्वेश्चन आ जाए कि मुंडेर पर किसने कहा अरुण को, वो हम आगे पढ़ेंगे ना तब ध्यान में आ जाएगा आपके। तो कपोती नामक पक्षी का वर्णन है। और जिसने कहा था अरुण को, छी कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दुष्ट तुम कौन हो। तो ये कथन भी किसका है? इसी कपोती का है, कल्पनात्मक कथन है। ठीक है। फिर अरुण वापस मधुलिका के पास 3 साल के बाद आता है। पहले आता है अरुण मधुलिका के पास, लेकिन बाद में और आता है 3 साल बाद। तो ये वर्ष भी पूछ ले, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस कहानी में पुरस्कार पूछ ले, पुरस्कार का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 3 बार पुरस्कार का उल्लेख हुआ है।
पहली बार कब हुआ कि भूमि के बदले स्वर्ण मुद्राएं दी थी, जिसे मधुलिका ने राजा पर न्योछावर कर दिया। ये न्योछावर शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, 2 मात्रा नहीं आती, 1 मात्रा ही आती है ना, तो ये भी ध्यान रखना। पहली बार पुरस्कार भूमि के बदले स्वर्ण मुद्राएं दी थी राजा ने, लेकिन मधुलिका ने राजा पर न्योछावर कर दिया। दूसरी बार पुरस्कार कब आया? 3 साल बाद दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही भूमि मांगी किसने? मधुलिका ने राजा से, क्योंकि अरुण ने कहा था ना मैं आपको वहाँ की रानी बना दूंगा, ऐसा लोभ वगैरह दिया था, तब इन्होंने पुरस्कार मांगा था। और तीसरी बार पुरस्कार शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है? अरुण को पकड़वाने पर राजा ने कहा मेरी पूरी जमीन ले लो, लेकिन मधुलिका ने अपने लिए क्या मांगा था? प्राण दंड मांगा था। अगर आप इतना ही देख लेते हो ना तो समझ लो ये आपकी कहानी कंप्लीट ही है। ठीक है, तो मूल कहानी हम पढ़ लेंगे, चिंता वाली बात नहीं, ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, ये बाद में देख लेंगे वापस हम। पहले मूल कहानी पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। कोई भी कहानी शुरू होती है ना, उसकी शुरू की पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आर्द्र नक्षत्र प्रकाश में, आर्द्र नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुदुम्बी का गंभीर घोष प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। देखो ये लाइनें ध्यान रखनी है। शुरुआत पुरस्कार कहानी की शुरुआत ये लाइनें हैं। आर्द्र नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुदुम्बी का गंभीर घोष प्राची के निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। नक्षत्र कौन सा था? आर्द्र नक्षत्र था। और आकाश में काले काले बादल घुमड़ रहे थे, जैसे देव दुदुम्बी का गंभीर घोष सुनाई दे रहा, और प्राची यानी पूर्व दिशा से निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष, यानी स्वर्ण पुरुष किसके लिए आए? सूर्य के लिए। पूर्व दिशा से सूर्य का उदय हो रहा था, है ना, प्राची यानी पूर्व। देखने महाराज की सवारी, जैसे मतलब सूरज महाराज की सवारी देखने के लिए उगा हो, है ना, कल्पना का अच्छा मिश्रण है। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बास उठ रही थी, नगर तोरण से जय घोष हुआ, भीड़ में गजराज का चरमदारी सुंड उन्नत दिखाई पड़ा। ये हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरते हुए आगे बढ़ने लगा। ये पहली लाइन यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है लगा तक। आगे देखो, प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। ये पूरा चित्रण बता रहे हैं, कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, राजा किस तरह आता है, क्या मामला है। देखो, रथों हाथियों अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। रथ भी थे, हाथी भी थे और अश्वारोही भी थे, और दर्शकों की भीड़ कम न थी। गजराज बैठ गया, सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के 2 दल आमर पलुओं से सुशोभित मंगल कलश और फूल कुमकुम तथा खिलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। थाल किसके थे भाई? खिलों से भरे और फूल और कुमकुम से भरे थाल थे, और गान करते हुए कहाँ बढ़े? आगे बढ़े, क्योंकि स्वागत करते हैं ना फूलों से, तो इन चीज़ों से महाराज का स्वागत किया था, कुमकुम फूल और खिलों से। आगे देखो, महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी, पुरोहित वर्ग ने स्वच्छ शयन किया। ये शब्द श्रुति की दृष्टि से ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत दिया। महाराज आज खेत बोने आए हैं। जब जैसे आजकल ट्रैक्टरों से बुआई होती है ना, तो वैसे बैलों से होती थी पहले। बाजे बजने लगे, किशोरी कुमारियों ने खिलों और फूलों की वर्षा की। वर्षा किसकी की है? खिलों और फूलों की, ध्यान रखना है, खिलों और फूलों की वर्षा की, ना कि खाली फूलों की, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना। अब ये कहाँ का घटना है, तो अब देखो आगे आएगा। कौशल का ये उत्सव प्रसिद्ध था। ये कहाँ का चित्रण है? कौशल का ये उत्सव, जो अभी महाराज खेत बो रहे हैं ना, ये उत्सव कहाँ का था? कौशल का ये उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को क्या बनना पड़ता था? कर्षक बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती और गोट होती। उस दिन क्या होता? भगवान श्री इंद्र का पूजन होता, और गोट यानी खाना पीना सब राजा की तरफ से होता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके एग्जाम में आ जाती है, फिर समस्या ही हो जाती है। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता, और ये उत्सव हर साल होता, और राजा हर साल एक जमीन चुनता है ना। तो आप पूछ रहे कितने साल में होता, तो प्रतिवर्ष ये उत्सव होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते हैं, यानी योगदान देते हैं। आगे देखो, मगध का एक राजकुमार, अब देखो मगध का ये राजकुमार कौन है? अरुण। और जो राजा ये खेत बो रहे हैं वो कौशल के, है ना। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा कुतूहल से ये दृश्य देख रहा था। जो भी राजा खेत बो रहे थे, ये दृश्य अरुण भी दूर बैठा
देख रहा था। बीजों का एक थाली कुमारी मधुलिका, आज मधुलिका का खेत चुना गया। तो थाली कौन है? कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। ये खेत किसका था? जो आज राजा जी ने चुना था, ये मधुलिका का खेत था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। इस साल किसका खेत चुना गया? मधुलिका का। इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। जो मालिक होता है उसको बीज देने का सम्मान मिलता है। वे कुमारी थी, यानी कुमारी थी, सुंदरी थी, कोसे वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता, एक मिनट में, लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। उनके कपड़े हैं ना, जो लहराता हुआ क्या हो रहा था? स्वयं सुशोभित, यानी सुंदर दिख रहा था। वे कभी उसे संभालती और कभी अपने रखे रुखे या रखे हैं, अपने रखे रुखे, सही देखते हैं एक बार ये का क्या है। चलो कोई बात नहीं, ये रुखे रखे आप एक बार कन्फर्म कर लेना। रुखे अलकों को कर्षक बालिका के शुभ्र बाल पर श्रम कणों की भी कमी ना थी। वे सब बरौनियों में गूंथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिर उड़ते। ये मधुलिका की विशेषता बता रहे हैं ना। किंतु महाराज को बीज देने में उसना शिथिलता नहीं बढ़ती। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे। सब लोग क्या देख रहे थे? महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय और कुतूहल से। और अरुण क्या देख रहा था? और अरुण देख रहा था कर्ष कुमारी मधुलिका को। बाकी सब महाराज को हल चलाते हुए देख रहा था, और अरुण किसको देख रहा है? मधुलिका को। आह, कितना भोला सुंदरी, कितनी सरल चितवन। मतलब अरुण की नज़र किस पे थी? मधुलिका पर। अरुण कहाँ का था? मगध का राजकुमार था, है ना। उत्सव का प्रदान करते समाप्त हुआ। क्या हो गया? उत्सव का प्रदान करते समाप्त हुआ। महाराज ने मधुलिका के खेत को क्या दिया? पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, वे राजकीय अनुग्रह था। क्या था? राजकीय अनुग्रह। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें स्वर्ण मुद्रा को महाराज पर न्योछावर कर बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा। मधुलिका क्या कह रही? देव, ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए ये मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। महाराज के बोलने से पहले ही वर्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, अबोध क्या बक रही है। मतलब खेत का मूल्य देता था राजा, लेकिन मधुलिका ने ऐसा कोई मूल्य लिया नहीं, क्योंकि वो बोले ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध समझती हूँ मैं, इसलिए मुझे मूल्य नहीं चाहिए। तो उनको थोड़ा गुस्सा आया तीखे स्वर में। तो एक मंत्री बोले कि ये अबोध क्या बक रही है, राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार, तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। भूमि का कितना मूल्य है? चौगुना। मतलब 1 रुपये की भूमि थी तो 4 रुपये मिले इसको, 100 की थी तो 400 रुपये, मतलब तेरी भूमि का चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का यह सुनिश्चित क्या है? राष्ट्रीय नियम है। कौशल एक राष्ट्र था ना, तो उसका एक राष्ट्रीय नियम है कि महाराज खेत का चौगुना मूल्य देंगे। तो आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। इस धन से अपने को सुखी बना। अब कथन आ जाए तो ये कथन किसका? ये वर्ध मंत्री का कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राज के रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है। मतलब की कह रही है मंत्री वर्ग को कि राज के रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है। कथन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। मधुलिका का कथन है, महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा कोई विरोध न था न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। मधुलिका कह रही है कि मुझे कीमत नहीं चाहिए और भूमि मैंने दे दी है, भूमि के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। तो ये कोटेशन ध्यान रखना, ये किसका है? मधुलिका का, ऊपर वाला मंत्री वर्ग का था। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, मतलब महाराज पूछ रहे हैं ये कौन है? तो मंत्री क्या कह रहा है कि वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की ये एकमात्र कन्या है। वाराणसी युद्ध में ये शहीद हो गए थे इनके पिता मधुलिका के, तो ये उसकी पुत्री है। ये कौन बता रहे हैं? वर्ध मंत्री बता रहे हैं। महाराज चौंक उठे, सिंह मित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की राज रख ली, उस वीर की कन्या है ये मधुलिका। अब इनके पिता का योगदान क्या था कि भाई मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी किसने? सिंह मित्र ने। तो ध्यान रखना कि इसके पिता ने भी कौन सा काम किया था। तो पिता के रेफरेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वाराणसी युद्ध में ये काम आए थे कौशल के लिए। कौन? सिंह मित्र, जो इनके पिता थे मधुलिका के। हाँ देव, सैन्य मंत्री ने कहा। आगे देखो, फिर पूछ रहे हैं राजा कि इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है? मंत्री महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। अब आपसे पूछ ले कि भाई जो उत्सव था कौशल का राष्ट्रीय, उसके परंपरागत नियम क्या थे? तो अब देखो, ये नियम है, किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियम अनुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है।
वे भी अत्यंत अनुग्रहपूर्वक अर्थात भू संपत्ति का चौगुनी मूल्य उसे मिलता है। मतलब कोई भी अच्छी भूमि चुनकर उसे उसका 4 गुना मूल्य उस मालिक को दिया जाता है और उस खेत को ही व्यक्ति उस खेत को वह व्यक्ति वर्ष भर देखता है और 1 साल उस खेत को वही व्यक्ति देखता है जिसका वो खेत है और वह राजा का खेत कहा जाता है। ये इसका नियम है। अब आपसे नियम पूछ लें तो पुरस्कार कहानी में कौशल का परंपरागत नियम क्या है, तो ये नियम आपको ध्यान में रखना है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर सकते हो। आगे देखो, महाराज को विचार संग्रह से आराम विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने ना देखा। वे अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमन चुपचाप बैठे थे। अपनी खेत की सीमा पर एक मधु का वृक्ष था, उसके हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुप बैठी थी, मतलब अपने मधु वृक्ष के नीचे बैठ गई। वृक्ष का नाम ही पूछ ले, आज किसी का कोई भरोसा नहीं है, ये भी आपको याद में रखना है। मधुलिका किस वृक्ष के नीचे बैठी थी? मधुक वृक्ष की छाया में बैठी थी। आगे देखो, रात्रि का उत्सव अब क्या ले रहा था? विश्राम ले रहा था। राजकुमार उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद ना थी। ये अरुण के लिए आ रहा है ना कि रात्रि का उत्सव विश्राम ले रहा था, लेकिन राजकुमार उसमें उत्सव में शामिल नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद ना थी। प्राची में जैसे प्राचीन पूर्व जैसे गुलाली खिल रही है, वे रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी, पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। ये देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। कौन नगर तोरण पर जा पहुंचा? अरुण। रक्षक गण ऊँग रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। रक्षक गण ऊँग रहे थे, लेकिन जब घोड़ा निकला ना तो चौंक उठे भी कौन है। युवक कुमार किसके लिए? अरुण के लिए। तीर से निकल गया, यानी स्पीड से निकल गया। सिंधु देश का तरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। ये तरंग किसका पर्यायवाची बताना मुझे ना, तरंग और तुरंग कमेंट करना आप। सिंधु देश का ये तरंग था, कौन क्या था ये आप मुझे बताओगे, ठीक है ना। तरंग तुरंग अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हिंदी के स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। और घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहाँ मधुलिका आराम कर रही थी, जहाँ मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे खिद्र निंद्रा का सुख ले रही थी, मतलब ये सो रही थी। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। ये देखो, एक छिन्न माधवी लता, ये मधुलिका के लिए आया, वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित भरमर निष्पन्न थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत दिया कि भाई अश्व को बोला तो मौन रहे उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा। लेकिन उसने चुप रहने का बोला किसको? अश्व को, लेकिन कोकिल बोल उठा। जैसे उसने, ये कल्पना है, कवि ने कल्पना करी है, मैंने पढ़ा ना इस कहानी में, ऐतिहासिकता व कल्पना का मिश्रण है। तो कोकिल बोल उठा, जैसे अरुण से प्रश्न किया, छी कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट, तुम कौन हो? ये कौन कह रहा है? ये कोकिल कह रहा है अरुण को। कवि ने मतलब कल्पनात्मक रूप से कोकिल से कहलवाया है। मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। ये संकोच उठ बैठी। भद्रे, तुम ना कल के उत्सव की संचालिका रही हो? भद्रे, ये कह रहा अरुण कि कल के उत्सव की संचालिका तुम ही हो। आगे देखो, हाँ उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान, वापस कह रहे कल उस सम्मान, क्यों आपको कल का सोपन सता रहा है? ये मतलब कह रही भद्र, क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट ना रहने दोगे? ये वापस कह रही कि मुझे आप इस अवस्थाओं में भी संतुष्ट ना रहने दोगे। मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। अरुण कह रहा कि मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आह मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। ये कह रहे भाई आप भक्त बन गए कौन से? मेरा अभिनय का या मेरी विडंबना का? ये मधुलिका अरुण को कह रही कि क्षमा करो और आप यहाँ से जाओ। तो अरुण क्या कह रहा है कि सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार, अपना परिचय दे रहा है। मैं मगध का राजकुमार तो तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अकुंठन में रहना नहीं जानती, उसे अपनी, मतलब कुछ कह के रुक जाता है। मतलब ये कुल मिला के कुछ कहना चाह रहा है मधुलिका को, है ना। राजकुमार, मैं कर्षक बालिका हूँ, आप आनंद बिहारी, मैं पृथ्वी पर विश्राम करके जीने वाली, है ना। ये और उसको कह रही अरुण को मधुलिका कि मैं तो कर्षक बालिका हूँ और आप नंद बिहारी, मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाले और आप तो मेलों में रहने वाले। आज मेरी शने की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास ना करो।
उसको कह रही है आप मेरा मजाक मत उड़ाओ। फिर देखो अब क्या कह रहा है अरुण, मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, मतलब क्या करे, नहीं, वे क्या है, कौशल का राष्ट्रीय नियम में जमीन लेना, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, उससे मुझे कितना ही दुख हो। राष्ट्रभक्ति दिख रही है ना कि भाई वे कौशल का राजकीय नियम है, मुझे वो बदलना नहीं है, चाहे मुझे कितना ही दुख हो। फिर कह रहा तब तुम्हारा रेश क्या है। अब मधुलिका कह रही ये रेश ये मानव हृदय का है, मेरा नहीं। क्वेश्चन आ जाए ये कथन किसका है, मधुलिका का। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर ना खींचकर एक कर्षक बालिका का अपमान करने आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई, है ना। ये देखो आप, चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा, मतलब ये सब सुन के राजकुमार वहाँ से निकल गया। किशोर किरणों में उसका रतन किरीट चमक उठा, अश्ववेग से चला जा रहा था। मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई, उसने उसे हृदय में टीस सी होने लगी। वे सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। अब उसको दुख होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, है ना। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया कि दूसरों के खेतों में काम करती और चौथे प्रहरे रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मतलब मधुलिका ने राजा से भूमि के पैसे नहीं लिए और क्या करती, वो रूखी सूखी खाकर ही पड़ी रहती, बैठी रहती है ना। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटी थी। क्वेश्चन आ जाए मधुलिका का जो कुटिया थी वो कौन से वृक्ष के नीचे थी, मधुक वृक्ष के नीचे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी, मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न मिलता वे उसकी सांस से बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। कितना अच्छा लिखा है ना कवि ने। आगे देखो, दुबली कैसी थी मधुलिका, दुबली। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की क्रांति थी। आसपास के कर्षक उसका क्या करते थे, आदर करते थे। वे एक आदर्श बालिका थी। दिन सप्ताह महीने और वर्ष बीतने लगे। कैसे बीतने लगे, जो घटना हुई थी ना, वो राजा को खेत दिया था वो। अब वापस देखो, शीतकाल की रजनी, पहले तो आद्र नक्षत्र में हुआ था वो, आद्र नक्षत्र, और जहाँ उस टाइम बादल गरज रहे थे। अब बात है शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा है, ओढ़ने की कमी थी। मतलब शीतकाल की रजनी है, छाजन टपक रहा है, ओढ़ने की कमी थी। ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। अपने अभावों के बारे में मधुलिका सोच रही थी कि जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावनाओं के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हो आई। कौन सी बात, वो अरुण वाली बात है ना। 2 नहीं 3 वर्ष हुए, कितने वर्ष हो गए उस बात को, 3 साल हो गए जब अरुण मिल के गया था। कब मिला था, उस जो खेत दिया था ना राजा को, उसी उसके दूसरे दिन ही 3 वर्ष हुए होंगे। उस मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। ये तरुण राजकुमार किसके लिए आ रहा है, अरुण के लिए आ रहा है। वे अपने हृदय से पूछने लगी, उन चाटुकारी शब्दों के सुनने के लिए उत्सुक सी वे पूछने लगी कि क्या कहा था। दुख दुख हृदय उन शोभन सी बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्ट की इस काली निशा में वे कहने का साहस करता, हाय री विडम्बना, अपने आप से बात कर रही है मधुलिका। आगे देखो, आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। क्यों, मतलब जो अरुण ने कहा था ना उसको, ये ऐसे सोच रही थी वो क्षण वापस लौट के आ जाए ना। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। किलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी अभी वे निकल गया, यानी अभी चला गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ, ये सोच रही थी कि बाहर ऐसा लगा कोई आया। तो मधुलिका ने कहा कौन है यहाँ। तो आवाज़ आई कि पथिक को आश्रय चाहिए, यानी रुकने के लिए जगह चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया, बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। शेष हवे चिल्ला उठी, राजकुमार, कि मतलब मैं अभी सोच रही थी और ये बंदा आ ही गया, है ना। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को शेष प्रति देखकर चकित हो गई कि इतने दिनों बाद आज मधुलिका ने आज ही कल्पना करी, लेकिन तो वो आज ही आ गए। तो देखकर उनको आश्चर्य हुआ, तो इतने दिनों बाद आज फिर वापस 3 साल बाद आया, है ना। अरुण ने कहा कितना समझाया मैंने, परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती। उसने कहा और आज आपकी यह क्या दशा है, अरुण से पूछ रही है।
सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। ये क्या कह रहा है, मैं मगध से निर्वासित कर दिया गया हूँ और कौशल में कुछ जीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। वापस देखो, मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमारी का स्वागत करे एक अनाथनी कर्षक बालिका। अनाथनी कर्षक बालिका मधुलिका अपने लिए खुद कह रही है ना, ये भी एक विडम्बना है, तो मैं भी स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे से गुली चांदनी, हाड़ कंपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका की वाणी में उत्साह था। किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता है। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? भाई अरुण ने कहा ना, मैं निर्वासित हूँ, तो इतने सैनिक साथ में क्यों रख रहे हो? तो क्या कहता है अरुण, मधुलिका, बाहुबल तो वीरों की क्या है, आजीविका है। अच्छी लाइनें पूछी जा सकती है। अरुण ने कहा मधुलिका को, ये मेरे जीवन मरण के साथी है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता और करता ही क्या? मतलब ये मेरे जन्म मरण के साथी, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते हैं। अब तो तुम भूल ना करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। अरुण क्या कह रहा है कि मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। मतलब मैं नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊँ? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह ना सकता था। मतलब मैं कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। नवीन राज्य, ये मधुलिका के, ओहो तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं है, भला कैसे? कोई ढंग बताओ, मैं भी कल्पना का आनंद ले लूँ। मतलब ये शायद मजाक कर रही है कि भाई मुझे बताओ कैसे लोगे आप नवीन राज्य। अरुण कह रहा है, कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राज रानी के सम्मान से सिंहासन पर बिठाऊंगा, कि मैं तुम्हें राज रानी बनाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत ना हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रसाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने कहा शेषक, आहा, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। ऐसा इन्होंने कहा ना कि मैं आपको राज रानी बनाऊंगा, तो मधुलिका से भी रहा नहीं गया, कहने लगी, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी, है ना। अरुण डिडाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। मतलब अब ये कह रहा है कि मुझे ऐसे भ्रम था, अब तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच तुम मुझे प्यार करती हो। ये अरुण कहता है किसे? मधुलिका से। आगे देखो, युवती का वक्ष स्थल फूल उठा। वे हाँ भी ना कर सकी और ना भी नहीं। ना हाँ बोला उसने, ना बोला, है ना। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया, लेकिन अरुण समझ गया कि इसकी तरफ से क्या है, हाँ है। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से ना जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से प्रण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल के सिंहासन पर बिठा दूँ। तुम्हारी इच्छा है तो मैं कौशल के सिंहासन पर तुम्हें बिठा दूँ मधुलिके। अरुण के खड़ग का अंत तक देखोगी कि अरुण की तलवार का अंत तक देखोगी? अरुण कह रहा किसको? मधुलिका को। मधुलिका एक बार कांप उठी। वे कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकल गया क्या? वे कहना तो क्या चाहती थी नहीं, लेकिन मुंह से क्या निकला क्या? ये भी आपको ध्यान में रखना, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर देखो, सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है, ये मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना अस्वीकार ना करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि भी कौशल नरेश है ना, जो वहाँ के राजा, वो तुम्हारे लिए चिंतित है, ये मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना में अस्वीकार ना करेंगे। और मुझे ये भी विदित है, यानी याद है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ कहाँ गए हैं? पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर तक चले गए हैं। मतलब वहाँ के सैनिक पहाड़ी दस्युओं का दमन करने दूर से लगे, ये भी अरुण को पता है। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। देखो, मानवीय अलंकार का प्रयोग किया कवि ने। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो। आगे देखो, जो कहोगे वो करूँगी। मधुलिका अरुण को कह रही है कि आप जो कहोगे वो करूँगी। मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्ध निद्रित अवस्था में आंखें मुखलित किए एक चामर धारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही थी। मतलब ये राजा का दृश्य था उस टाइम का। चमार के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे थे। तंबूल वाहिनी प्रतिमा के सामने दूर खड़ी है। मतलब ये मधुलिका कहाँ गई? राजा के पास गई थी। उस टाइम का ये दृश्य है। मधुलिका राजा के पास वापस आई तो प्रथियारी ने जो गेट पे था, अगर का जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रथियारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा कि कहा तुम्हें कहीं देखा है? मतलब मधुलिका का राजा कह रहे तुम्हें कहीं देखा है। 3 बरस हो गए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी कि देव 3 साल हो गए आपने मेरी भूमि खेती के लिए ली थी। ओह, तुम इतने दिन बाद
इतने दिन कष्ट में बिताई, आज उसका मूल्य मांगने आई हो। क्यों? अच्छा तुम्हें मिलेगा पर तैयारी के तुम मूल्य मांगने आई हो। मधुलिका कह रही नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए, मूर्ख फिर क्या चाहिए। अब क्या मांग रही है देखो मधुलिका, उतनी भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जंगली भूमि, वहीं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, मनुष्य से मेरी सहायता करेगा, भूमि को समतल बनाना होगा। तो दक्षिणी नाले के समीप यह भूमि मांग रही है, क्योंकि ये युद्ध की दृष्टि से उपयोगी भूमि है। और अरुण ने मांगी थी क्योंकि अरुण के मन में छल था ना, तो इसलिए अब आगे आएगा देखो, है ना। आगे देखो, महाराज ने कहा, कर्षक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है जिस पर दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊँ, मधुर फिर ऐसे चले जाऊँ। सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूँ तुम्हारी ये प्रार्थना। आगे देखो, देव जैसी आज्ञा हो, जाओ तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। मैं अमात्य को कहता हूँ, वो आपको आज्ञा पत्र निकाल के दे देगा। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण बयाऊने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार थे, शून्यता भंग हो रही। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे, झाड़ियों को काट कर पथ बना रहा था। नगर दूर था, फिर इधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की चिंता किसको, नहीं तो वहाँ क्या सैनिक महतो की भूमि थी, कोई ना कोई रहता, लेकिन राजा ने भूमि दे दी तो वहाँ कोई नहीं आ रहा था। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे से हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली, निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपनी नीड को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण जुर्मुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 पहर और विश्राम करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती पर तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित में एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिका, अरुण कह रहा है ना कि भाई सुबह होते ही श्रावस्ती में तुम्हारा क्या होगा, अभिषेक होगा और मैं इसका अधिपति बनूंगा। भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देख मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम, क्योंकि अरुण के पास कितने सैनिक थे, केवल 100 सैनिक। सैनिकों की संख्या भी पूछी जा सकती है। अरुण के पास 100 सैनिक है। आगे देखो, रात के तीसरे पैर मेरी विजय यात्रा होगी। अरुण क्या कह रहा है, रात के तीसरे पैर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है, वापस क्वेश्चन कर रही है, बात चल रही दोनों में। अवश्य तुम अपनी झोंपड़ी में ये रात बिताओ, प्रभात से तो राज मंदिर में ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। कि आज तुम झोंपड़ी में रात बिताओ और प्रभात से लीला निकेतन तुम्हारा राज मंदिर ही होगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी, मतलब उसको शंका थी। वे कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है। मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्य को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिका उठ खड़ी हुई, कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वे झोंपड़ी की ओर चली, मतलब अपनी झोंपड़ी की ओर चलने लगी। पथ यानी रास्ता अंधकार में था। मधुलिका का हृदय भी निविड़ से गिरा था। उसका मन शेषा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। जो कल्पना मतलब इन्होंने की थी ना अरुण ने, वो अंधकार में जैसे विलीन होने लगी। वे भयभीत थी मधुलिका। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, पहला भय तो अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वे सफल न हुआ तो क्या होगा। फिर शेषा सोचने लगी, वे क्यों सफल हो। फिर क्या सोच रही कि वे क्यों सफल हो। श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। भाई मगध का है ना, तो विदेशी हुआ ना, तो उसके अधिकार में क्यों चला जाए। मगध का चिर शत्रु, ओह उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था, सिंह मित्र की कन्या। अब उसका स्वाभिमान जाग रहा मधुलिका का वापस, है ना। सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही। नहीं नहीं मधुलिका मन मन में सोच रही है, जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे हैं। वे पगली की तरह चिल्ला उठी और रास्ता भूल गई। आगे देखो, रात एक पहर बीत चली, पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक ना पहुंची। वे उद्देड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र, कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसके सामने आलोक दिखाई पड़ा। वे बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे, मतलब 100 अश्वारोही सामने से आ रहे हैं। और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा, बाएं हाथ में तो क्या थी, अश्व की वल्गा थी, और दाहिने हाथ में नग्न खड़ग यानी तलवार थी। अत्यंत वीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पक्ष में हिली नहीं, मतलब बीच में ही खड़ी रही।
प्रमुख से सैनिक के पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोक कर कहा, कौन? कोई उत्तर न मिला। तब एक दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तुम कौन है? स्त्री कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दिया। अब इसको लगा कि ये कौशल की है। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी कि बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया। ये मधुलिका कह रही है। सेनापति ये हंस पड़े कि बोले, पगली है, ये पागल है ना। फिर मधुलिका कह रही, पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है स्पष्ट के? अब वो क्या कह रहा है, क्या बात है स्पष्ट के? श्रावस्ती का दुर्ग एक पैर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिण नाले के पार उनका आक्रमण होगा। बता रही है कि एक पैर में ये दुर्ग किसके हाथ में चला जाएगा? दस्युओं के। ठीक है। तो सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने की आज्ञा दी। मतलब 80 सैनिकों को नाले की तरफ भेज दिया जो दक्षिणी नाला था। धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। और खुद 20 अश्वारोहियों के साथ वहाँ जा रहे हैं दुर्ग की ओर। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र है। क्या है? श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र। पूछ ले, कौशल का केंद्र क्या है? तो श्रावस्ती दुर्ग। इस रात्रि में अपने विगत वैभव का शोभन देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया। अब वे केवल कई गांवों का अधिपति हैं। अब सिर्फ कम गांवों का अधिपति रह गया है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी है। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है, इसलिए लोग उनसे जल रहे हैं। अभी कई गांवों का अधिपति है। कौशल के अतीत की जो स्वर्ण गाथाएं वो लिपटी है, जो लोगों की इसलिए ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के फेरी चौंक उठे कि भाई इतने गए इतने कम कैसे? आश्चर्य तो होता ना। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खोला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन। तो द्वार पे कौन था? अग्निसेन। दुर्ग में कितने सैनिक हो गए? टोटल 100 थे। 80 भेज दिए और 20 लेके आए। सेनापति की जय हो। तो टोटल कितने? 200 और हैं। कुल कितने हो गए? 300 सैनिक हो गए। और उनके पास कितने? 100। ये ध्यान रखना आप, आंकड़ा है ना। उन्हें शीघ्र ही एकत्रित करो, परंतु बिना किसी शब्द के। उन्हें एकदम आप एकत्र करो, कोई उन्हें सूचना ना देना। एकत्र शब्द शुद्धि की दृष्टि से सही है, एकत्रित शब्द गलत होता है, ध्यान रखना। एकत्र ही सही है। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। 100 को लेकर आप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। 80 पहले गए, मतलब 180 अब हो गए जो नाले की तरफ जा रहे हैं। आलोक और शब्द ना हो, मतलब आलोक भी ना हो, शब्द भी ना हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वे खोल दी गई। उसने अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। पर्थियारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वे अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, सोने के लिए जा रहे थे। किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस तरह के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा कि इस तरह के कारण मुझे इस रात में आपके पास आना पड़ा। महाराज ने स्त्रित नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बात है सेनापति? मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि इसे दी है। मतलब अब सेनापति को राजा बता रहे हैं। क्या उसी संबंध में तुम कुछ कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है, और इसी स्त्री ने मुझे पथ में ही संदेश दिया, रास्ते में संदेश दिया कि आज कोई यहाँ पर आक्रमण करेगा। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वे कांप उठी। घृणा और लज्जा से वे गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, ये सत्य है? मधुलिका कह रही, हाँ देव, ये बिल्कुल सत्य है। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का क्या किया है? उपकार किया है। वे सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लो। तुम यहीं रुको, पहले मैं उनसे निपट के आ जाऊँ। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ। अपने साहसिक अभियान में अरुण क्या हुआ? बंदी हुआ। उसको बंधक बना लिया कौशल के सेनापति ने ना। दुर्ग उल्का के आलोक में अति रंजित हो गया। भीड़ ने जयघोष किया। सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ से जाने से बचा। अबाल वर्द नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। बच्चे, बूढ़े, नारियां सब आनंद से एकदम खुश हो गए। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकारते हुए कहा, वध करो। मतलब बंदी अरुण को देखा कि इसको मारो, है ना। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी कि प्राण दंड। अरुण को क्या मिला? प्राण दंड, क्योंकि जनता की डिमांड यही थी ना। मधुलिका बुलाई गई। वे पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुम्हें जो पुरस्कार लेना है वे मांग। वे चुप रही कि तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती मैं सब तुझको देता हूँ। पुरस्कार स्वरूप राजा क्या कह रहा, मेरी खुद की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ।
मधुलिका ने एक बार फिर बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। मधुलिका क्या कह रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले। तो मधुलिका ने कहा, क्या कहा? तो मुझे भी प्राण दंड मिले, कहती हुई बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। मतलब देखो, राष्ट्र भक्ति भी है और सच्चा प्रेम भी है, क्योंकि मृत्यु दंड किसको मिला? अरुण को। तो ये भी क्या चाह रही है कि मुझे भी प्राण दंड मिले। तो ये कहानी पुरस्कार थी साथियों, और इससे क्वेश्चन 100% आता है, कोई गुंजाइश है नहीं। अच्छा क्वेश्चन आएगा, बढ़िया हार्ड भी आएगा तो भी आप कर लोगे, इजी भी आएगा आप कर लोगे। कुछ पंक्तियाँ आपको तो साथ ही साथ बता दें, मेरे हिसाब से बेटर रहेगी, है ना। इतना पढ़ लिया, थोड़ा और देख लेते हैं। ये हमने देख लिया था, 3 बार पुरस्कार आया था। कुछ पंक्तियाँ हैं। पहली पंक्ति ये जो पूछी जाती है कि आर्द्र नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों घुमड़, जिसमें देवदुन्दुभी का गंभीर घोष, प्राची के एक निरंतर कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। ये पुरस्कार की आरंभिक पंक्तियाँ हैं। अरुण का आह कितना बोला सौंदर्य, कितना सरल चितवन। मतलब जब मधुलिका को अरुण देख रहा था तब की ये पंक्ति है। मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राओं को राजा पर निछावर करके बिखेर दिया, क्योंकि पितृ पितामहों की भूमि को बेचना सही नहीं था। राजा भूमि का कितना मूल्य, चौगुनी मूल्य दे देता था। ये सारी पंक्तियाँ हैं। मधुलिका ने कहा, आह मनुष्य कितना निर्दयी, अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। ये अरुण को मधुलिका ने कहा। फिर एक कथन और है, ये ऋषि मानव मन का है, मेरा नहीं। ये मधुलिका ने अरुण से कहा। अगली पंक्ति, शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश, जिसमें बिजली की दौड़ धूप। वो पंक्तियाँ थी आदर नक्षत्र वाली, शुरू की। और ये जब सोच रही थी कि भाई इतनी विपत्ति में जी रही हूँ, तब की पंक्तियाँ। ये 2 पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, शुरू की और ये, है ना। फिर देखो, जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित करते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती है। मधुलिका क्या कथन है, ध्यान रखना। अगला देखो, अरुण, तीसरे पैर विजय होगी, प्रथम पैर में दुर्ग अरुण के हाथ में चला जाएगा। मतलब तीसरे पैर में विजय होगी, यानी प्रथम पैर में दुर्ग मेरे हाथ में आ जाएगा। फिर अरुण का एक और कोटेशन है, बाहुबल ही वीरों की आजीविका है, क्योंकि उसके साथ कितने सैनिक थे, 100 सैनिक। कौशल के सिंहासन पर बैठने की बात पर मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। ये सारी पंक्तियां सारांश है। अगर ये पंक्तियां भी आप देखे जाओ ना तो भी कर लोगे। मधुलिका ने 3 वर्ष के बाद दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप उतनी ही भूमि राजा से मांगी जितनी राजा को भूमि दी थी। फिर देखो, कौशल की सेना के लिए प्राय 100 कौशल की सेना के लिए क्या आया, प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे हैं, और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक। अब एक पंक्ति आ जाए और पूछ ले, ये किसकी सेना के लिए? अरुण की सेना के लिए नहीं है, ये कौशल की सेना के लिए है, क्योंकि उसके पास भी 100 सैनिक थे और इनके पास भी 100, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये कौशल की सेना के लिए ये पंक्ति आई है। कौशल सेनापति ने 80 सैनिक दक्षिणी नाले पर भेज दिए और 20 सैनिक दुर्ग की ओर। हमने सारी चीज़ें देख ली, सिर्फ रिवाइज है ना। दुर्ग पर पहुंचकर सेनापति ने अग्निसेन से पूछा कि दुर्ग में कितने सैनिक है। जवाब आया 200। तो कुल कितने सैनिक हो गए? 300। पार के अनुसार कौशल के कुल कितने सैनिक है? 300। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेनापति क्या कह रहा है, राजा को देव किसी गुप्त शत्रुओं ने दक्षिणी नाले की ओर आज रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रतिबंध किया है। अरुण को देखकर बंदी जनता ने कहा, वध करो वध करो। राजा ने कहा, प्राणदंड। तो ये सारे कथन है, आपको ध्यान में रखने हैं, और हमने कहानी पढ़ने की कोशिश करी। उम्मीद है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इससे बाहर आता है तो आप बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी कोचिंगों में कहीं भी पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन अगर वहीं से वहाँ भी नहीं होगा, ठीक है ना, आएगा तो इसमें से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप अच्छे से पढ़ो, और जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।